क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? क्लास 9 लेसन 2 विज्ञान। तो आइए बात करते हैं पहले प्रश्न की। पदार्थ से आप क्या समझते हैं? पदार्थ वे होते हैं जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं तथा उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, जैसे सोना और तांबा। मतलब उन कणों की एक ही रासायनिक प्रकृति होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, समांगी और विषमांगी मिश्रणों में क्या अंतर होता है? समांगी मिश्रण होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर, इसका एक समान संगठन होता है। यानी कि समांगी मिश्रण एक जैसे समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। नंबर 2, अगर हम बात करें विषमांगी मिश्रण की, तो इसका एक समान संगठन नहीं होता। नंबर 2, समांगी मिश्रण, इसमें विभिन्न अवयवों के बीच कोई स्पष्ट पृथक्करण, सीमाएं, बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन नहीं होती। उदाहरण के लिए जल में चीनी, जल में नमक, अल्कोहल में जल, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर और दूध में पानी। तो ये दोनों ही क्या है, समान रासायनिक प्रकृति हैं। पानी भी दूध भी दोनों मिल जाते हैं। और वहीं बात करते हैं विषमांगी मिश्रण की, तो इसमें विभिन्न अवयवों के बीच स्पष्ट पृथक्करण सीमाएं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, तेल में जल, चीनी और नमक, बालू और नमक, इसमें क्या है, विषमांगी मिश्रण। तीसरे पॉइंट, समांगी मिश्रण में इसके अवयवों को आसानी से देखना संभव नहीं है। भाई हमने जल में एक चम्मच चीनी घोल दी तो उसको आंखों से देखना संभव नहीं है, सामान्य आंखों से। तीसरे पॉइंट, विषमांगी मिश्रण में अवयवों को प्रायः देख सकते हैं। जैसे हमने जल में बालू के कण डाल दिए तो हम स्वतः उसको आसानी से देख सकते हैं। उदाहरण के साथ समांगी तो विषमांगी मिश्रण की हमने इसकी बात कर ली है, अभी जो क्वेश्चन आया था समांगी विषमांगी मिश्रण की। अब कह रहा है विलयन, निलंबन, कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। हम विलयन की बात करते हैं, और निलंबन, सस्पेंशन और कोलाइड। तो यह एक समांगी मिश्रण होता है विलयन, और निलंबन यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइड यह समांगी दिखाई देता है परंतु विषमांगी होता है, यानी कि दोनों के गुण इसमें होते हैं। दूसरा पॉइंट, विलयन, विलेय के कणों का आकार अत्यंत छोटा होता है। ये व्यास में 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आंखों से नहीं देखे जा सकते। यहाँ तक कि शक्तिशाली माइक्रोस्कोप द्वारा भी नहीं देखे जा सकते हैं। माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी। सेकंड, निलंबन की सस्पेंशन की बात करते हैं। विलयन के कणों का आकार बहुत बड़ा होता है, इनके 100 नैनोमीटर व्यास, ये बड़े होते हैं इसलिए इन्हें आसानी से देखा जा सकता है। और वहीं कोलाइड की बात करते हैं, इसमें विलयन के कणों का आकार विलयन के कणों से बड़ा होता है, निलंबन के कणों से छोटा होता है। इसके कण व्यास में 1 नैनोमीटर या 100 नैनोमीटर के बीच होते हैं। ऐसे कणों को माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता, परंतु इनकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। यह फिल्टर पेपर पर गुजर जाते हैं, कौन, विलयन। और सस्पेंशन, यह फिल्टर पेपर से नहीं गुजरता है और यह फिल्टर पेपर से गुजर जाता है, कोलाइड। यह स्थायी है, इसके विलेय पृथक नहीं होते, छानन विधि द्वारा विलेय के कणों को पृथक नहीं किया जा सकता। यह स्थायी है, इसके कण कुछ समय बाद तली में जमा हो जाते हैं और छानन विधि द्वारा इनके कणों को मिश्रण से अलग कर सकते हैं। कोलाइड के यह स्थायी विलयन है, इसमें विलेय पृथक नहीं होते, इसलिए छानन विधि द्वारा विलेय के कणों को पृथक नहीं किया जा सकता। पाँचवा, इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता विलयन में, तथा यह टिंडल प्रभाव उत्पन्न नहीं करता विलयन। सस्पेंशन, इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन होता है परंतु यह टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता। और कोलाइड के कण, इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, टिंडल प्रभाव उत्पन्न करता है। तो ये थे विलयन, निलंबन और कोलाइड। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड NaCl 100 ग्राम जल में
293 डिग्री केल्विन पर घोला जाता है। इस तापमान पर की सांद्रता प्राप्त कीजिए। तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना है? 36 ग्राम। विलायक यानी कि जल का द्रव्यमान कितना होता है? 100 ग्राम। विलयन का द्रव्यमान बराबर विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। तो 36 में 100 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया? 136 ग्राम विलेय और विलायक का, विलयन का टोटल वो द्रव्यमान हो गया। तो विलयन की सांद्रता, विलयन में क्या होता है? विलेय और विलायक। तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुना 100। तो विलेय का द्रव्यमान कितना था? 36 और विलयन का कितना आ गया था? 100 + 36, 136 गुना 100। तो कैलकुलेट करके कितना आ गया? 26.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पेट्रोल और मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल, जो कि आपस में घुलनशील हैं। भाई पेट्रोल को और मिट्टी के तेल को मिला तो घुल जाते हैं। कि मिश्रण को कैसे पृथक करेंगे? भाई आपको दे दिया जाए पेट्रोल और मिट्टी का तेल मिलाकर और आपको कहा जाए इसको अलग करना है। तो पेट्रोल मिट्टी के तेल में क्वथनांकों में 25 डिग्री से अधिक का अंतराल है। जब दो घुलनशील द्रवों की क्वथनांकों में 25 डिग्री या इससे अधिक का अंतराल होता है तो इनके मिश्रण को आसवन विधि से, कौन सी विधि से? आसवन विधि से, डिस्टिलेशन मेथड से अलग अलग किया जाता है। इसकी क्या प्रोसीजर होगी, क्या प्रक्रिया होगी? देखिए कैसे। आसवन विधि की मिश्रण जो हमें दिया है पेट्रोल और मिट्टी का तेल का आसवन फ्लास्क में लेते हैं। इसमें एक थर्मामीटर लगाते हैं। उपकरण को दिए इस तरह से व्यवस्थित करते हैं, चित्र की तरह जो दिया गया है नीचे ये। अब मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करें और थर्मामीटर का अवलोकन करें। देखिए कैसे करते हैं। ये फ्लास्क है, ठीक है। इसमें क्या किया है इन्होंने? पेट्रोल और मिट्टी का तेल का मिश्रण यहाँ पे भर दिया है ये, और यहाँ एक क्या कर दिया है, इस निकास नली में यहाँ पे ये लगा दिया है पानी निकालने के लिए, और इसमें ये पेट्रोल अलग से निकल जाएगा। और यहाँ ये बर्नर द्वारा इसको गर्म किया गया है। स्टैंड रखा गया है, स्टैंड पर एक फ्लास्क है, इसे बीच में जाली रखते हैं और स्टैंड के द्वारा इसे क्लिप जोड़ देते हैं, यहाँ थर्मामीटर लगा दिया जाता है। तो इस तरह से इसको धीरे धीरे गर्म करते हैं तो क्या होता है? पेट्रोल वाष्पीकृत होकर तथा संगणक द्वारा संघनित होकर बाहर निकल आता है और इसे बर्तन में एकत्रित कर लिया जाता है और आसवन फ्लास्क में मिट्टी का तेल शेष रह जाता है। यानी कि क्या होगा? ये पेट्रोल यहाँ बाहर निकल आएगा यहाँ पर, और जो मिट्टी का तेल है वो यहीं पे रह जाएगा, क्योंकि इनके क्वथनांकों में 25 डिग्री से अधिक का अंतर है। अब पेट्रोल अति ज्वलनशील है, हाईली इनफ्लेमेबल, अत्यंत ज्वलनशील है, इससे आसानी से आग लग जाती है। तो इसलिए बहुत ही इस विधि में शिक्षक की उपस्थिति में ही करना चाहिए, अन्यथा नहीं। ये इसकी सावधानियां हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पृथक करने की सामान्य विधियों के नाम दो। ये दही से मक्खन निकालना है, किस विधि से निकालेंगे? समुद्री जल से नमक करना है, कैसे अलग करेंगे? नमक से कपूर निकालना है, कैसे अलग करेंगे? तो दही से मक्खन अगर निकालना है तो अपकेंद्रण विधि, जो आप अपने घर में भी यूज करते हैं। मट्ठा बनाते हैं, मक्खन निकालते हैं, या दही से मक्खन निकालते हैं, दूध से मक्खन निकालते हैं, दूध से। समुद्री जल से नमक को हमें अलग करना है। समुद्र का जल इकट्ठा कर लिया, उसमें नमक अलग करना है, उसमें अशुद्धियाँ हो जाती हैं, तो इसके इवेपोरेशन, वाष्पीकरण से। और नमक से कपूर, भाई कपूर है आपके पास और नमक में मिला है तो उसको किस प्रकार से अलग करेंगे आप? ऊर्ध्वपातन विधि से, सब्लिमेशन से, ऊर्ध्वपातन विधि से उसको अलग किया जा सकता है। ऊर्ध्वपातन पदार्थ आप जानते ही हैं कि जो गर्म करने पर ठोस से सीधे गैस बन जाते हैं बिना द्रव में बदले। तो क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार मिश्रण को पृथक किया जाता है? क्रिस्टलीकरण जो मेथड है, तो क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। उदाहरण के लिए समुद्री जल से प्राप्त नमक को बहुत सी अशुद्धियाँ होती हैं जिन्हें दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। वाष्पीकरण किया जाता है, फिर उसका क्रिस्टलीकरण किया जाता है। निम्नलिखित को रासायनिक
भौतिक परिवर्तन में वर्गीकृत करना है। पेड़ों का काटना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन वे होते हैं जो जिनमें मूल पदार्थ प्राप्त नहीं होता परिवर्तन के पश्चात, और भौतिक परिवर्तन होते हैं जिनमें मूल पदार्थ परिवर्तन के पश्चात प्राप्त हो जाता है। तो पेड़ का काटना, ठीक है। मक्खन तथा बर्तन में मक्खन का पिघलना, अलमारी में जंग लगना, जल का उबलकर वाष्प बनना, विद्युत तरंगों का प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित होना, जल में साधारण नमक का घुलना, फलों सलाद का बनना, लकड़ी और कागज का जलना। तो आइए देखते हैं। पेड़ों का कटना भौतिक परिवर्तन है। मूल पदार्थ, पेड़ कट गया है लेकिन पेड़ तो हमें मिल गया है ना। मक्खन